दोस्तों हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं आप लोगों का हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो लेसन के थ्रू आप लोगों को कैपिटल गेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे रिटेल बैंकिंग का, उस पर मैं आपको पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझाऊंगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में, और फिर उस पर मैं केस स्टडी बताऊंगा अपने एकदम सिंपल तरीके से कि कैसे इस टॉपिक के केस स्टडी को डील करना है। दोस्तों यदि आप इस लेसन के अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित रूप से 5 मार्क्स समझिए आपके हाथ में हैं, क्योंकि लगातार इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन तो पूछे जाते ही हैं, कभी कभी मैक्सिमम टाइम्स केस स्टडी भी पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों कैपिटल गेन को समझते हैं, पहले थ्योरेटिकल चीज को समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है, और फिर इसके केस स्टडी को कैसे हमें डील करना है वो हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए कि कुछ एसेट्स के क्लास होते हैं, जैसे कि इक्विटी हुए, डेब्ट हुए, गोल्ड हुए, रियल एस्टेट हुए, जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे कि हमारा फाइनेंशियल गोल होता है उसके बेसिस पे, और जिसका रिस्क कितना है, कितना रिस्क हम लोग ले सकते हैं उसके बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, और इन इन्वेस्टमेंट से जो हमें गेन होता है उसे ही हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं। और ये जो कैपिटल गेन होता है उस पर अलग अलग टैक्स लगता है। तो समझ सकते हैं दोस्तों, कैपिटल गेन कुछ और नहीं है बल्कि हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो कि हम इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड और रियल एस्टेट में करते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे जो गेन मिलता है वो हमारा कैपिटल गेन होता है। ध्यान से देखिए, नाम ही में लिखा हुआ है कैपिटल गेन, यानी जो कैपिटल है, पूंजी है, उस पर जो हमें गेन हो रहा है वो हमारा कैपिटल गेन होता है। चलिए, सिंस एनी टैक्स लायबिलिटी इम्पैक्ट्स योर रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अवेयरनेस ऑन द नेट गेन यू विल रिसीव। ऑब्वियस सी बात है कि टैक्स का जो लायबिलिटी है वो हमारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हमें टैक्स भी भरना होता है। तो ये जरूरी है ये समझना कि कितना गेन मुझे मिलेगा, नेट गेन हमें क्या मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास हमने जो ऊपर एसेट क्लास लिखा, उससे जो कैपिटल गेन होता है उसे दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक है हमारा लॉन्ग टर्म गेन और एक है हमारा शॉर्ट टर्म गेन। ये क्लासिफिकेशन का बेसिस है दोस्तों होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका होल्डिंग पीरियड कितना है, उस बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में इसे क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं देता हूँ, इन एन रियल एस्टेट इफ यू हैव हेल्ड द एसेट फॉर मोर देन 3 ईयर, इट इज लॉन्ग टर्म। यदि रियल एस्टेट में आपने अपने एसेट को 3 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड किया तो वो किस में आएगा, वो लॉन्ग टर्म में आएगा। लेकिन इसके अपोजिट आप मान लीजिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 1 साल से ज़्यादा किसी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आएगा। तो अंतर समझ सकते हैं, रियल एस्टेट में 3 साल से ऊपर और इक्विटी में 1 साल से ऊपर। ठीक है, अब देखिए जहां तक बात है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, उसका टैक्सेशन जो होता है वो लोअर रेट होता है देन रेगुलर इनकम, विच इज डन टू इनकरेज इंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। मतलब टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कम लगती है, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए जरा हम लोग देखिए, अभी हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई किया अपने कैपिटल गेन को। एक है एल टी सी जी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक है एस सी टी जी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो दोस्तों जरा हम लोग इंडिविजुअली समझते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे डील करना है और होता क्या है इसका मतलब, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैसे डील करना है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलटीसीजी से, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो ये अराइज कब करता है, जब आप किसी एसेट को किसी डेफिनेट डिफाइंड पीरियड तक होल्ड करते हैं, और ये जो पीरियड है वो 1 साल से 3 साल तक हो सकता है अलग अलग एसेट क्लास के लिए। अभी हम लोगों ने देखा था रियल एस्टेट के लिए 3 साल से ऊपर और इक्विटी के लिए हमारा 1 साल से ऊपर। तो समझ रहे हैं दोस्तों, अलग अलग एसेट क्लास के लिए अलग अलग पीरियड है। तो दोस्तों मैं एक टेबल आप लोगों को दूंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि होल्डिंग पीरियड कितना होता है अलग एसेट्स के लिए। अब देखिए एक और चीज यहाँ समझने वाली बात यह है कि एजुकेशन सेस होता है 3% का, ये एप्लीकेबल होता है सभी टैक्स रेट पे, ये ध्यान रखिएगा। एज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द डाटा, इक्विटी इंजॉय जीरो टैक्सेबिलिटी ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वाइल इन रियल एस्टेट और फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट यू हैव टू पे अ फ्लैट रेट। ठीक है, तो देखिए इक्विटी के केस में आपको टैक्स नहीं देना होता है एलटीसीजी में। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास रियल एस्टेट है या फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट है तो आपको एक फ्लैट रेट देना होता है। इसी वेरिएशन के कारण पोस्ट टैक्स रिटर्न जो होता है एसेट क्लास का, वो अलग अलग वेरी कर सकता है। देर आर प्रोविजन इन इनकम टैक्स टू रिड्यूस एलटीसीजी थ्रू इंडेक्सेशन। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये एक टर्म आएगा इंडेक्सेशन। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और वहां हमें टर्म मिलेगा इंडेक्सेशन, हमें पता ही नहीं रहता इंडेक्सेशन होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, इंडेक्सेशन एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग इनकम टैक्स में ये प्रोविजन दिया गया है कि हम अपने एलटीसीजी को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे कर सकते हैं, बाय सेविंग एलटीसीजी टैक्स बाय इन्वेस्टिंग द गेन इन अदर अल्टरनेटिव। दस अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग योर टैक्स लाइबिलिटी थ्रू इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो इंडेक्सेशन करते क्यों है दोस्तों, कि हम जो है टैक्स लाइबिलिटी को घटाने के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो एलटीसीजी पे जो टैक्स है उसको एक और तरह से सेव किया जाता है, बाय इन्वेस्टिंग दिस गेन इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो
हमारे पास जो गेन हुआ है उसे हम लोग दोबारा इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। अब देखिए इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है। Inflation constantly erodes the real value of money through the rise in price. Due to this, even if your investment have risen 4 times during a particular period, the purchasing power of money might went down by say 50% from the time of investment. Obvious सी बात है, ठीक है। तो reduce the impact of inflation on your investment, indexation benefit is provided in calculating LTCG. तो देखिए मेन पर्पस क्या है इस इंडेक्सेशन का, ताकि हम लोग इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को कम कर सकें हम आप अपने इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो इस बेनिफिट के थ्रू आप अपने कैपिटल गेन को एडजस्ट कर सकते हैं इन्फ्लेशन से। अब देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इसे। जैसे कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का परचेजिंग कॉस्ट था 2000 अप्रैल 2007 में 35 लाख का, और उसको हम लोगों ने मई 2011 में सेल कर दिया कितने कॉस्ट पे, 50 लाख रुपए पे। अब देखिए हमारे पास डाटा दे रखा है इन्फ्लेशन इंडेक्स 2007 से 2008 का दे रखा है 551, और 2011 से 2012 का दे रखा है 785। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इंडेक्स परचेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, इंडेक्स परचेज कॉस्ट निकालना है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि 35 लाख को आप लिखिए जो कि परचेजिंग कॉस्ट था, मल्टीप्लाई बाय 785 डिवाइडेड बाय 551। ये 785 क्या है, ये इन्फ्लेशन इंडेक्स है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आपको यूज करना है। तो अब जरा देखिए डाटा को देखिए, इंडेक्स परचेज कॉस्ट कितना निकला 49,86,386 और एलटीसीजी जो होगा वो क्या होगा 50 लाख माइनस ये अमाउंट, यानी कि 13,612 रुपया। और टैक्स जो है वो कितना होता है 20%। ये आपको डाटा दे दिया रहेगा जो कि निकल के आएगा 2722। अब दोस्तों एजुकेशन सेस हम लोगों को कितना लेना है, वो लेना है 3%। तो 2722 का 3% लीजिए तो यानी कि 82 रुपया। तो टोटल टैक्स कितना हो गया 2722 तो होगा ही, और प्लस 82 रुपया होगा यानी कि 2804 होगा, ठीक है दोस्तों। तो बताइए यहाँ पे जो नॉन इंडेक्स्ड गेन था वो कितना होता, 15 लाख का होता, ठीक है दोस्तों। Thus the indexation benefit reduces the tax liability substantially, which otherwise would have been a huge payout for an investor, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि इंडेक्सेशन का यहाँ बेनिफिट मिला हमें, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा टैक्स लायबिलिटी कम हुआ। अब दोस्तों जरा शॉर्ट टर्म गेन का देखिए, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जैसे उस एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एजुकेशन सेस कितना लेना है 3% का लेना है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कि देखिए बुक से आप जाइएगा तो इतना फॉर्मूला लेंदी मिलेगा कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि कैसे यूज करें उस फॉर्मूले को। और मैं आपको अपना टेक्निक बताता हूँ जिसके थ्रू आप लोग तुरंत समझ सकते हैं, इसके केस स्टडी को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन है एलटीसीजी से। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि अ बिजनेसमैन परचेज अ बॉन्ड इन ईयर at rupees 20 lakh and he sold it for rupees 85 lakh in 2016. He invested 40 lakh in February 2012. इंडेक्स दे रखा है 12 से 13 का 852 और 16 से 17 का दे रखा है 1152। तो दोस्तों यदि समराइज करें फैक्ट को तो हमें 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 क्या दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस कितना है 85 लाख का 2016 में, और कॉस्ट प्राइस यानी एक्वायरिंग प्राइस है 20 लाख का, और इन्वेस्टमेंट है 40 लाख का। तो हमसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फिक्स है, इसमें 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यही पूछा जाएगा। समझ लीजिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द ईयर ऑफ सेल। तो इंडेक्स कॉस्ट बताना है एक्विजिशन का सेल के ईयर में। तो दोस्तों आइए मैं समझाता हूँ आपको। यूनिटरी मेथड आप लोगों को पता होगा तो आप लोग उसे अप्लाई कीजिए। देखिए 852 क्या है हमारा, 852 है जिस साल में एक्विजिशन साल, जिस साल में हम एक्वायर कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, उस साल का इंडेक्स CII जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके सामने वो इक्विवेलेंट है किसके 20 लाख के, क्योंकि 20 लाख क्या है हमारा एक्विजिशन कॉस्ट है, ठीक है। तो 852 इज इक्विवेलेंट टू 20 लाख, सो 1 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच 20 लाख डिवाइडेड बाय 852, ठीक है दोस्तों। और आपको कितना पे निकालना है 1152 पे निकालना है। तो 1152, सॉरी मैंने 1125 लिख दिया है, ये 1152 है। तो 1152 के लिए कितना हो जाएगा 20 लाख डिवाइडेड बाय 852 इंटू 1152, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आप जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो वो मिलेगा 26,40,845। तो ये हमारा क्या निकला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है दोस्तों। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो एक्विजिशन है उसको नंबरेटर और डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। तो 20 लाख को हम लोगों ने नंबरेटर में लिख दिया और 852 को हम लोगों ने डिनोमिनेटर में लिख दिया, और इंटू हम लोगों ने क्या कर दिया 1152 कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो वैल्यू आपको सेम देगा। तो पहला चीज हमें निकालना होता है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा क्या है। तो या तो आप इस यूनिटरी मेथड के मेथड्स को अप्लाई कीजिए या इस रेशियो मेथड को अप्लाई कीजिए, दोनों आपको सेम आंसर देगा।
दूसरा क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल। अब देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपने जो आपका जो सेलिंग प्राइस है उसमें से आपको आपका जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपको क्या दे देगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल आपका कितना गेन हुआ दोस्तों। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, ऑब्वियस सी बात है, गेन हमेशा हमारा फॉर्मूला क्या होता था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन आपका कॉस्ट प्राइस अब क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस 20 लाख नहीं रहा, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 26,40,845। तो उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको ये आंसर मिलेगा 58,59,155, 58,59,155। तो ये निकला हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तीसरा क्वेश्चन में पूछेगा रेशियो ऑफ न्यू एसेट टू द न्यू कंसिडरेशन। तो न्यू एसेट आपका कितना है, 40 लाख का है, और टोटल कंसिडरेशन कितना था, 85 लाख का था। दोनों को रेशियो निकालिए तो वो मिल जाएगा 0.4705। चौथा क्वेश्चन पूछेगा एलिजिबल एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F, यानी कि आपके टैक्स पे कितना आपको रिबेट मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकला उसी का तो परसेंटेज निकालिएगा। तो कितना परसेंट लीजिएगा, 58,59,155 का 47.05% लीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा 27,57,231। तो ये आपका क्या है, ये आपका रिबेट है, आपके टैक्स पे इतना आपको रिबेट मिला। और फाइनल क्वेश्चन पूछेगा कि टैक्सेबल इनकम बताओ। तो सिंपल सी बात है, टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए क्या कीजिएगा, नॉन टैक्सेबल इनकम कितना है उसमें से टोटल इनकम में से नॉन टैक्सेबल इनकम को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो टोटल इनकम है हमारा 58,59,155, उसमें से 27,57,231 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 31,01,924। तो ये है हमारा टैक्सेबल इनकम। तो दोस्तों यहाँ पे अगले स्लाइड में आपके सामने मैं फॉर्मूले को, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको मैं एक जगह कलेक्ट कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मूला सेल प्राइस माइनस अंडर ब्रैकेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। फिर दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, जो अभी हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया है उसे ही मैंने यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट में फॉर्मूला लिख दिया हूँ ताकि आप लोग इसे नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, एलटीसीजी का फॉर्मूला क्या है, सेल प्राइस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। और इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो तो मैंने बता ही दिया, कॉस्ट इनकर्ड इनटू सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। चलिए अब हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, योर क्लाइंट हैज इनहेरिटेड अ प्रॉपर्टी ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 लाख फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर ऑन 28 दिसंबर 2009। हिज ग्रैंडफादर हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑन 1 सितंबर 2001 फॉर ₹12 लाख। He sold this property for 70 lakh in January 2017. Compute the capital gain loss for annual year 17-18. कॉस्ट इन्फ्लेशन CII आपको 1-2 के लिए दिया हुआ है, 9-10 के लिए दिया हुआ है, 16-17 के लिए दिया हुआ है। समझिए आपके दादाजी, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है इसे समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपके दादाजी ने वो प्रॉपर्टी एक्वायर किया था 2001 में 12 लाख के लिए, ठीक है, और आपके क्लाइंट ने उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया, ठीक है, और उसका उस वक्त मार्केट वैल्यू था 50 लाख। कब, 2009 में। मतलब दादाजी ने प्रॉपर्टी को खरीदा था 2001 में, कितना कितना प्राइस पे, 12 लाख पे, और उस प्रॉपर्टी को एक आपके क्लाइंट ने ले लिया कब, 2009 में, कितने प्राइस पे, 50 लाख पे। ठीक है, और अब जो है अब आप पहुंच चुके हैं 2017 में और आपने फिर से इस प्रॉपर्टी को बेच दिया 70 लाख पे। समझ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 3 साल का गैप, 3 साल का केस है यहाँ पे। तो आपसे पूछा गया है कि इसका कैपिटल गेन और लॉस बताना है हमें। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी फॉर्मूला पढ़ा था उसे ही हम लोग यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एक्विजिशन प्राइस दे रखा है 12 लाख, मार्केट वैल्यू दे रखा है 50 लाख, और सेल कंसिडरेशन दे रखा है 70 लाख का, और CII का वैल्यू आपके सामने है। तो सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में आपको यह करना है कि इंडेक्स कॉस्ट निकालना है। किसका इंडेक्स कॉस्ट, तो एक्विजिशन का इंडेक्स कॉस्ट। कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था यूनिटरी मेथड वाला तरीका। तो देखिए सेलिंग इनिशियल पे ध्यान दीजिए, 2001 और 2002 का CII कितना है, 426। तो 426 इज इक्विवेलेंट टू 12 लाख। सो 1125 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, दैट्स इज द क्वेश्चन। सो हाउ यू विल फाइंड, तो आप क्या कीजिएगा, 426 is equivalent to 12 lakh. So 1 is equivalent to 12 lakh divided by 426. So 1125 is equivalent to 12 lakh into 1125 divided by 426. तो ये आपको दे देगा 31,69,014 रुपया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो ये हमारा निकला इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपसे पूछा क्या गया था, LTCG यानी कि कैपिटल गेन पूछा गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि कैपिटल गेन का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन कॉस्ट प्राइस की जगह हम लोग कौन सा प्राइस लेंगे, इंडेक्स कॉस्ट को लेंगे। तो सेलिंग प्राइस तो फिक्स है हमारा, यानी कि 70 लाख। तो 70 लाख में से हम लोगों ने जो 31,69,014 रुपया निकाला है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कैपिटल गेन मिल जाएगा।
जो कि हमारा निकलेगा 38,30,986। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी हमसे कैपिटल गेन निकालने को कहा गया है। आपने देखिए समझ, ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। इसमें देखिए कैपिटल गेन निकालने को कहा गया है। आपने 2000 यूनिट खरीदा था किसी डेप्ट फंड का, कितने रुपीज़ में? 60 रुपया, 60 रुपीज़ पर यूनिट, यानी एक यूनिट का दाम था 60 रुपया। और कितना यूनिट खरीदा आपने? 2000 यूनिट खरीदा। ठीक है, ये इक्विटी हो सकता है, एसेट तो बहुत तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 60 रुपया पर यूनिट के हिसाब से आपने 2000 यूनिट खरीदा जून 2002 में, और उसमें से 1000 यूनिट को अगस्त 2014 में बेचा 80 रुपये के रेट से। आपके सामने 2012 का, 2013 का और 2014 का CII का डाटा दे रखा है। आपसे कैपिटल गेन निकालने को कहा गया है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो कैसे निकालिएगा बताइए? बहुत ही सिंपल है। आइए हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला काम क्या करना है? परचेस प्राइस निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालिएगा? 2000 को आप लोग 60 से, सॉरी, आप देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है केवल 1000 यूनिट का, तो 2000 का हम लोग को काम ही नहीं है, केवल हम लोग को 1000 को ही लेना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अनसोल्ड यूनिट, देखिए यहाँ पे खरीदा कितना यूनिट गया था? 2000 यूनिट। बेचा कितना यूनिट गया? 1000 यूनिट। तो कितना यूनिट अनसोल्ड रहा? 1000 यूनिट अनसोल्ड रहा। तो अनसोल्ड यूनिट को कैपिटल गेन में नहीं लेना है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अनसोल्ड यूनिट डोंट अट्रैक्ट कैपिटल गेन अनटिल दे आर सोल्ड। जब तक उसे बेचा नहीं जाएगा तब तक उसे कैपिटल गेन में नहीं लेना है। तो हमारा पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन किस पे होगा? 1000 यूनिट पे होगा। तो दोस्तों बताइए परचेज प्राइस हमारा कितना है? परचेज प्राइस हो गया 1000 टाइम्स 60। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 60,000। सेल प्राइस कितना है? 1000 टाइम्स 80, तो ये हो जाएगा हमारा 80,000। तो हमारे सामने देखिए सेलिंग प्राइस दे रखा है और परचेज प्राइस दे रखा है। तो अगला चीज़ हमें निकालना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो फिर से वही यूनिटरी मेथड वाला फॉर्मूला। आप देखिए 12 को ले लीजिए और 14 को ले लीजिए। तो 12 का CII है 852, तो 852 इज इक्वलेंट टू 60,000। तो 10,1024 किसके इक्वलेंट होगा? तो कैसे निकालिएगा? 852 इज इक्वल टू 60,000, सो 1 इज इक्वलेंट टू 60,000 डिवाइडेड बाई 852। सो 1024 इज इक्वलेंट टू 60,000 इंटू 1024 डिवाइडेड बाई 852। तो ये आपको मिल जाएगा 72,113 रुपया। अब कैपिटल गेन के लिए क्या करना है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा है 80,000, और कॉस्ट प्राइस जो मॉडिफाइड कॉस्ट प्राइस है यानी कि इंडेक्स कॉस्ट है वो है 72,113। दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको मिल जाएगा 7,887। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी तरह से आप देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे देखिए परचेज प्राइस दे रखा है 10 लाख, ईयर परचेज ईयर दे रखा है 1995, सेल प्राइस है 25 लाख और ईयर ऑफ सेल है 2008। CII दे रखा है परचेज ईयर का और सेल ईयर का। सबसे पहले पूछा गया इंडेक्स परचेज प्राइस निकालो, कैपिटल गेन निकालो, टैक्स विद इंडेंटेशन निकालो और टैक्स विदाउट इंडेंटेशन निकालो। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर से वही फॉर्मूला। इंडेक्स कैपिटल गेन का क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये बताइए कॉस्ट ऑफ इंडेक्स फंड कितना होगा? तो क्या कीजिएगा? तो 281 इज इक्वलेंट टू 10 लाख, सो 1 इज इक्वलेंट टू 10 लाख डिवाइडेड बाई 281। सो 582 इज इक्वलेंट टू हाउ मच? तो क्या कीजिएगा बताइए? सिंपल सी बात है, 10 लाख इंटू 582 डिवाइडेड बाई 281। तो ये आपको क्या निकल गया? कॉस्ट ऑफ इंडेक्स फंड निकल गया। सेलिंग प्राइस आपके सामने है, वो कितना है? वो है 25 लाख। उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको कैपिटल गेन मिल जाएगा। तो वो मिलेगा 4,28,825.7 रुपया। अब देखिए टैक्स विदाउट इंडेंटेशन 10% है, तो वो किसका परसेंट होगा? 10%, तो वो 1.5 लाख का होगा, सॉरी वो 15 लाख का होगा। 15 लाख क्या है हमारा? सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस का 10%। ठीक है, और यदि इंडेंटेशन लगा के कीजिएगा तो 42 जो 4,28,000 है उसका 20% लेना है, जो कि वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कैपिटल गेन का लेसन। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कैसे आपको केस स्टडी पे अटेम्प्ट करना है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि इस PDF की रिक्वायरमेंट है, नीचे लिंक पे जाइए, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको इस तरह का PDF और भी जो डिफरेंट केस स्टडी मेरे पास हैं, चाहे वो रिटेल के हों, AVM के हों या BFM के हों, सब मैं प्रोवाइड करूंगा। और साथ ही साथ उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यदि ये पार्टिकुलर लेसन आपको पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।